Hello students, Jai Hind. My name is Pritesh Joshi, and in this session we'll be talking about class 10th histories chapter number 1st, that is the rise of nationalism in Europe. In this session we'll be talking about part number 1st, that is the idea of nation. So what is this chapter all about? What is this chapter tells us? This chapter gives us the story of nation state, how the concept of nation state emerged from Europe, how it divided the Europe in different countries. पहले का यूरोप जो देखने को मिल रहा था, आज वाला जो यूरोप है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से कैसे यूरोप के अंदर हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है नेशन स्टेट के तौर पर। इटली और जर्मनी की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे और नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में बात करेंगे, जिससे हम नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ पाए। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी मस्ट नो व्हाट द कॉम्पिटेंसी इज ऑल अबाउट, व्हाट द कॉम्पिटेंसी वी कैन डेवलप फ्रॉम दिस चैप्टर। दिस चैप्टर विल हेल्प अस टू नो हाउ नेशन स्टेट बिकेम. It will tell us the concept of nation state and how nation state emerged from Europe as well as it affected the whole of world. So let's start with this chapter. Before starting the chapter, I must tell you that this painting is not for entertainment purpose. This painting is very important for us. So let's start about this painting. इस पेंटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 1848 के अंदर फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने ये पेंटिंग बनाई और ये पेंटिंग अपने आप में बड़ी मिस्ट्री है। देखो, इस मिस्ट्री को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिडेवियल यूरोप की या फिर हम कह सकते हैं कि मॉडर्न यूरोप की एक नॉर्मल पेंटिंग देखने को मिलेगी, पर इस पेंटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देखने को मिल रहा है। ये मैसेज है नेशनलिज्म का, कि कैसे यूरोप को पूरा का पूरा नेशनलिज्म के अंदर हम कह सकते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो एक ऐसा मैसेज दे रहे थे जिससे यूरोप के लोग जो है वो नेशनलिज्म को पूरी तरीके से समझ पाए, और वो भी एक पेंटिंग के थ्रू। तो इस पेंटिंग के ऊपर फोकस करो और सबसे पहले मैं तुम्हें इस स्टैच्यू से मिलाता हूं। स्टैच्यू के ऊपर फोकस करोगे तो आप नॉर्मल फीमेल फिगराइन स्टैच्यू देखने को मिलेगा, बट दिस इज वेरी डिफरेंट विद द स्टैच्यू वी आर टॉकिंग अबाउट. This statue is all about liberalism. This statue tells us the concept of liberty. Actually, this is the Statue of Liberty. So, अगर आप इसको फोकस करोगे तो यहां पर आपको इसके एक हैंड के अंदर टॉर्च देखने को मिलेगी। अभी टॉर्च ना अपने आप में कोई नॉर्मल टॉर्च नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉर्च है। दिस टॉर्च इज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, जिससे पूरा का पूरा यूरोप जो है वो एनलाइटन हो सके। दूसरे हाथ पे अगर आप फोकस करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी एक इंपॉर्टेंट बुक, और ये बुक कौन सी है? ये बुक है चार्टर। ये बुक है चार्टर। चार्टर ऑफ व्हाट? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। हमें पता लगता है कि इस पूरे के पूरे स्टैच्यू को देखकर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो था वो यूरोप के अंदर आने वाला था। पूरे की पूरी यूरोप के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से एम्बॉडी होने वाला था। साथ साथ में हम देखेंगे कि इस स्टैच्यू के पास जो है वो काफी सारी कंट्रीज के फ्लैग है, और ये कंट्री के फ्लैग जो है वो आपको एक लाइन के अंदर देखने को मिलेंगे। काफी सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम्स को पहनकर इस पूरी की पूरी लाइन के अंदर चलते जा रहे हैं, और वो सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। किसको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सरपास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस भी नेशन ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सरपास किया है, वो सारे के सारे नेशन जो हैं स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पर नेशन स्टेट बन चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो नेशन इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सरपास कर रहे हैं वो नेशन स्टेट पूरी तरीके से बन चुके हैं। दे हैव टेकन द फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट। यहां पर देखने को मिलेगा कि एक आपको फ्रेंच फ्लैग देखने को मिलेगा। ये फ्रेंच फ्लैग अपने आप में क्या बता रहा है? ये फ्रेंच फ्लैग जो है वो नेशनलिज्म के बारे में बता रहा है कि हाउ फ्रेंच इमर्ज्ड एज एन नेशन स्टेट। ये अभी तक इस पूरे की पूरे स्टैच्यू को सरपास नहीं किया है, वो पास जाने की कोशिश कर रहा है। यानी इससे हमें पता लग रहा है कि वो टाइम था जिससे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जाया जाएगा तो नेशन स्टेट, अब फ्रेंच एज एन कंट्री जो है वो पूरी तरीके से बन जाएगा। धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा कि फ्रांस एज एन कंट्री के बाद, फ्रेंच नेशन के बाद, यहां पर आपको जर्मनी का फ्लैग देखने को मिलेगा। अभी जर्मनी का ट्राई कलर फ्लैग जो है वो डिपिक्ट कर रहा है उस टाइम के लिबरल होप्स को। 1848 में जो लिबरल होप्स थी उसको डिपिक्ट कर रहा है कि जर्मन लोग जो है वो भी पूरी तरीके से चाहते हैं कि भाई हमारा नेशन जो है, हमारी जो कंट्री है वो भी एक नेशन स्टेट बन सके। इसी के साथ साथ में देखने को मिलेगा कि काफी सारी कंट्रीज के फ्लैग एक लाइन के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। ये नेशनल कॉस्ट्यूम डिपिक्ट कर रहे हैं नेशनलिज्म को, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है, जो कॉस्ट्यूम होते हैं, वही तो किसी नेशन को बताते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस पूरी की पूरी पेंटिंग में मेरा जो फेवरेट इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है ये वाला पार्ट। इस पार्ट के अंदर क्या है? इस पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगी कि कुछ किंग के रिमेन्स जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्राउन, वो टूटे हुए जमीन के ऊपर पड़े, यानी शैटर्ड रिमेन्स के तौर पर पड़े। अब जमीन पर टूटे हुए क्राउन की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे देखने को मिलता है ये क्राउन किसको डिपिक्ट कर रहे हैं? ये डिपिक्ट कर रहे हैं मोनार्की के खात्मे को, कि भाई मोनार्की जो है ना
अब वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली। मोनार्की का क्या मतलब होता है? मोनार्की का मतलब होता है रूल ऑफ किंग। एक डायनेस्टी का रूल चलने वाला था, वो पूरी तरीके से अब खत्म होने वाला है। दीज आर द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ मोनार्की। ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको जीसस क्राइस्ट देखने को मिलेंगे। जीसस क्राइस्ट यहां पर ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको यहां पर सेंट देखने को मिलेंगे, एंजल्स देखने को मिलेंगे, और ये सारे के सारे लोग जो हैं इस पेंटिंग के अंदर आपको ब्लेसिंग्स देते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स अपने आप में क्यों दे रहे हैं? ये एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं। किसका मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज दे रहे हैं फ्रेटर्निटी का। किसका मैसेज दे रहे हैं? फ्रेटर्निटी का। फ्रेटर्निटी का मतलब है ये ब्रदरहुड का मैसेज दे रहे हैं कि पूरा का पूरा यूरोप जो है ना वो क्रिश्चियनिटी से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना पूरा का पूरा यूरोप अपने आप में एक हो सके, यूनिफाइड हो सके, इंटीग्रेट हो सके, और क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरी तरीके से यूरोप को जोड़ सकती है। तो फ्रेडरिक सोर्यू की इन 4 पेंटिंग्स में से ये जो एक पेंटिंग है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, वो पूरी तरीके से उस समय के लोगों को, उस समय के जो नॉर्मल यूरोपियन लोग थे, उनको मैसेज देने की कोशिश करिए कि भैया नेशनलिज्म अगर तुम्हारे अंदर आया, अगर तुम्हारे अंदर लिबरलिज्म आया, तो तुम भी एक नेशन स्टेट बन सकते हो। अब ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फिगर नंबर फर्स्ट यानी फ्रेडरिक सोर्यू की उस पेंटिंग से हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं। व्हाट डज दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स? Very important for examination point of view. So let's discuss point by point what this painting talks about. All the classes of men and women are shown paying homage to the Statue of Liberty. जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, वो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या है? The female figurine holds the torch of enlightenment. Holds the torch of enlightenment in one hand. एक हाथ में हमें देखने को मिलेगी टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और ये टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट जो है वो पूरे के पूरे यूरोप को एनलाइटन करने की कोशिश करी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी कि इस दूसरे हाथ में, इन द अदर हैंड, शी होल्ड्स द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। इन द अदर हैंड शी होल्ड्स द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। ये जो चार्टर है वो अपने आप में डिपिक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही कोई भी कंट्री चलती है, और जिस भी कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सभी लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, और लोगों का जो जीवन है वो अपने आप में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, उनकी लाइफ अपने आप में बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस पेंटिंग के नीचे की तरफ शैटर्ड रिमेन्स है। और शैटर्ड रिमेन्स हैं किसके? शैटर्ड रिमेन्स हमें बताते हैं कि अब क्राउन का जो रूल है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। लोगों ने मोनार्की को जो है वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर हैं, और ये एब्सोल्यूटिस्ट है। अब नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द ग्लॉसरी। एब्सोल्यूटिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा मोनार्कियल रूल जिसके ऊपर कोई भी चेक एंड बैलेंस ना हो, जिसके ऊपर कोई भी चेक एंड बैलेंस ना हो। अब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वो पूरी तरीके से अपनी मनमर्जी कर सकेगा। ऐसा रूल जो मिलिट्री के ऊपर चलता हो, ऐसा रूल जिसके अंदर जो सारी की सारी पावर हो वो सेंट्रलाइज्ड हो, पूरी की पूरी पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो। और ऐसा रूल जिसके अंदर हमें एक और इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है, और वो क्या है कि पूरे के पूरे रूल का जो पर्पस है वो है एक्सप्लॉइटेशन। तो अगर मिलिट्री के हिसाब से चल रहा है, एक्सप्लॉइटेशन करना है और सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज है, तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखे जा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, इस पूरी की पूरी पेंटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो थे वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड विच हैड ऑलरेडी बिकम द नेशन स्टेट लेड दिस प्रोसेशन। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेशन है ना वो एक तरीके से एक लाइन है, एक कतार है, जिसके अंदर लोग जो है वो नेशन स्टेट बनना चाहते हैं। हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि जो फ्रांस है, फ्रांस इज आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर विच हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उन सभी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। उन्होंने जितने भी क्राउन के इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे उनको हटाकर नेशनलिस्टिक सिंबल्स जो थे पूरी तरीके से लोगों को दे दिए। और ये जो ट्राई कलर था अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनलिस्टिक सिंबल था। एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि जर्मन्स वर नॉट यूनाइटेड एज अ नेशन टिल देन। जर्मन्स वर नॉट यूनाइटेड टिल द नेशन टिल देन, यानी वो ऐसा टाइम था जब तक जर्मन जो थे वो एक नेशन स्टेट के तौर पर बने नहीं थे। पर फिर भी फ्रेडरिक सोर्यू की इस पेंटिंग से उनको एक मैसेज मिला, उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पाथ मिला जिससे वो नेशन स्टेट पूरी तरीके से बन सकते थे। एक और इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि दे कैरी द फ्लैग ऑफ लिबरल होप्स ऑफ 1848। जो जर्मन ट्राइकलर हमने देखा था उसके अंदर हमें लिबरल होप्स देखने को मिल रही है, क्योंकि जर्मन एज ए नेशन अभी तक इवॉल्व नहीं हुए थे, पर उनके लिए एक लाउड एंड क्लियर मैसेज हमें देखने को मिल रहा था। फॉलोइंग जर्मनी आर द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज लॉम्बार्डी,
पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। हमें देखने को मिलेगा कि जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया और उसके बाद काफी सारी कंट्रीज जो हैं इस पूरी की पूरी लाइन में चल रही हैं, और किस पर्पस के साथ, जिससे नेशन स्टेट जो है वो पूरी तरीके से बना सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंट्री साथ साथ में चलेंगी तो इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आ जाएंगी। क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स, मैंने बताया था कि क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल जो है वो एक तरीके से ब्लेसिंग दे रहे हैं यूरोप को, फ्रेटर्निटी का मैसेज देने के लिए, ब्रदरहुड का मैसेज देने के लिए। क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल हैव बीन सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स हैव बीन सिंबलाइजिंग फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरी की पूरी यूरोप की कंट्रीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे आपको ब्रदरहुड बनाए रखना है, और अगर ब्रदरहुड बनाए रखोगे तो यूनिफिकेशन भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, और क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो कितना शानदार मैसेज जो है कि फ्रेडरिक सोर्यू की पेंटिंग दे रही। सीबीएसई बोर्ड के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये सारे के सारे पॉइंटर लिखने हैं बिना मिस किए। इन चीजों को याद करो, वापस इसको ध्यान रखो कि पूरा का पूरा मैसेज कैसे फ्रेडरिक सोर्यू ने दिया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको बड़े आसानी से पॉइंट बाय पॉइंट याद करना है। समझ आ गया? अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। सर आपने एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन विजन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन क्या है? मैं सबसे पहले एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में बात करता हूं। अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर किसी भी टाइप का चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी भी टाइप का चेक एंड बैलेंस नहीं है। और अगर किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वो पूरी तरीके से एक ऐसी कार बन जाएगी जिसका कोई स्टीयरिंग ना हो, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। साथ साथ में जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपने आप में 3 पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। अब ये 3 पॉइंट्स कौन से हैं? देखो, पहले ये चलते हैं मिलिट्री बेस के ऊपर, क्योंकि भाई इनको अगर पावर देनी है तो उसके लिए कोई तो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, तो ये अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो पर्पस होता है, फोकस होता है, वो एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि अगर इनको एंजॉय करना है तो भाई नॉर्मल लोग हैं उनको तो एक्सप्लॉयटेशन करना ही पड़ेगा। इनको अगर पूरी तरीके से अच्छे से लाइफ जीनी है तो एक्सप्लॉयटेशन करना जरूरी है इन लोगों के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की जो है वो अपने आप में रिग्रेसिव होती है, वो पूरी तरीके से रिप्रेसिव होती है, और उसकी पूरा का पूरा फोकस होता है कि पावर सेंट्रलाइज्ड रहे, यानी कि उनकी टेंडेंसी कैसी होती है? सेंट्रलाइज्ड होती है। तो सिंपल सी बात याद रखना है, एब्सोल्यूट मोनार्की एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसके अंदर मिलिट्री बेस हो, जिसके अंदर पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करना उनका पर्पस हो, और वो सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी के तौर पर पूरी तरीके से काम कर सके। अब ये बात हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू भी आता है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन या एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से। क्लियर है यहां तक बात? अब दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करो। दूसरा पॉइंट अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग, यूटोपियन विजन या यूटोपियन स्टेट। काफी जगह पर हमने देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है आइडियल स्टेट का, जो कि रियल नहीं होता पर आइडियलिज्म की तरफ ले जाता है। एक ऐसा स्टेट जो रियलिज्म से कोसों दूर हो, जिसको हिंदी भाषा के अंदर कपोल कल्पना भी कह सकते हैं। तो ये यूटोपियन विजन क्या होता है? यूटोपियन स्टेट क्या होता है? अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि हमें देखने को मिलेगा कि एक ऐसे स्टेट का विजन जो पूरी तरीके से आइडियल हो, जो पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि रियल ना हो, रियलिज्म से कोसों दूर हो, लोगों की हम कह सकते हैं कि सोच से बहुत ही ज्यादा आगे हो, एक्चुअली जो एग्जिस्ट ना करता। तो ये फ्रेडरिक सोर्यू की जो पेंटिंग थी ना, वो एक तरीके का यूटोपियन विजन था, और वो यूटोपियन विजन हमारे लिए पूरी तरीके से बताता है कि अगर आप नेशनलिज्म जो है वो बढ़ाओगे तो हो सकता है ये यूटोपियन विजन जो है वो रियलिटी के अंदर आ सके। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में, बड़े आसान से। चलो, अब यहां तक हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ गए एब्सोल्यूट और साथ साथ में यूटोपियन विजन का। अब कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट। सबसे पहले मुझे बताओ कि नेशन स्टेट की शुरुआत कैसे हुई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे की पूरी यूरोप के अंदर बड़े सारे चेंजेस हो रहे थे। कौन कौन से चेंजेस हो रहे थे? वो चेंजेस थे पॉलिटिकल चेंजेस और मेंटल चेंजेस। क्यों? अगर पॉलिटिकल चेंजेस होंगे तो लोगों को लगेगा कि ये जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है इसको खत्म करके और अब एक नया सिस्टम एम्बॉडी करना चाहिए जिससे लोग जो हैं वो पूरी तरीके से हैप्पी रह सके। और दूसरे मेंटल चेंजेस कि हमें अपना विजन चेंज करना पड़ेगा जिससे हमें फ्रीडम मिल सके। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। नेशनलिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। दिस 19th सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर पूरी की पूरी वर्ल्ड में हम बात करते हैं तो 19th सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी थी जिसमें पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, पूरी की पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस हुए, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर हिस्टोरिकली हो। इस पूरी की पूरी सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल और मेंटल चेंजेस हुए यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस और मेंटल चेंजेस।
पॉलिटिकल चेंजेस का मतलब ये हो गया कि काफी जगह पर रिवॉल्यूशन हो रहे थे, काफी जगह पर हमें नेशनलिस्टिक फीलिंग्स देखने को मिल रही थी, काफी जगह पर अब जो मोनार्कियल रूल था उसको खत्म करके डेमोक्रेसी, सोशल रिपब्लिक्स आ रहे थे। और मेंटल चेंजेस की अगर मैं बात करता हूं, लिबरलिज्म की जो भावना है या फिर मैं कह सकता हूं नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर पूरी तरीके से आ रही थी। अब इससे फायदा ये हुआ कि यूरोप जो मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम के अंदर बहुत सालों से परेशान था, अब वो एक नेशन स्टेट के तौर पर चेंज हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मोनार्कियल रूल है वो पूरी तरीके से खत्म होकर अब नेशन स्टेट की शक्ल जो है वो ले सकता है। हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक सिस्टम से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से आएगा। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक सिस्टम से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा। और इस नेशन स्टेट से फायदा होगा क्या? नेशन स्टेट जब यूरोप बन जाएगा तो जो सामान्य लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक से नेशन स्टेट की तरफ कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। चलो, अब यहां पर बार बार मैं एक वर्ड का यूज कर रहा हूं और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी उसी के बारे में है, वो है नेशन स्टेट। तो क्यों ना एक नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को पहले थोड़े से समझ लें और फिर उसके बाद हम नेशन स्टेट की एक बेसिक सी डेफिनेशन जो है वो समझ सके। अगर मैं नेशन स्टेट की बात कर सकता हूं तो नेशन स्टेट इज एन एंटिटी जिसकी पास पूरी की पूरी पावर, जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट हो, सेंट्रलाइज्ड हो। सेंट्रलाइज्ड हो भाई, अगर सेंट्रलाइज्ड होगी तभी तो आप उसको नेशन कह सकोगे। साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा कि इस एंटिटी के पास सोवरेनिटी हो, एक स्पेसिफिक टेरिटरी के पास सोवरेनिटी हो, एक स्पेसिफिक टेरिटरी, एक टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या फिर मैं कह सकता हूं नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान तक, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर, पूरी की पूरी कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आपको एक सेंट्रलिस्टिक टेंडेंसी जरूर देखने को मिली। स्टेट्स के पास तो पावर है पर सेंट्रलिस्टिक टेंडेंसीज पूरी तरीके से देखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि ये जो नेशन स्टेट हैं उनका एक कॉमन कल्चर होना चाहिए, कॉमन पास्ट होना चाहिए। दे मस्ट हैव कॉमन कल्चर, दे मस्ट हैव कॉमन पास्ट। और अगर ये दोनों चीजें होंगी ना तो देश अपने आप को बाइंड कर सकेगा, वो यूनिफाइड हो सकेगा, वो पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो सकेगा। ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो बड़ी इजी सी डेफिनेशन है, जल्दी से इसको याद कर लेते हैं, एग्जाम के अंदर 100% आएगा, जल्दी से याद करो। नेशन स्टेट क्या है? जिसके पास सेंट्रलाइज पावर हो। बिल्कुल ठीक है भाई, सेंट्रलाइज पावर होनी चाहिए। दूसरी, सोवरेनिटी कंट्रोल होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टेरिटरी, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एक सोवरेन कंट्रोल होना चाहिए और डिफाइंड टेरिटरी। और साथ साथ में एक शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कॉमन कल्चर होना चाहिए और एक शेयर्ड पास्ट होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए कि भाई एक आइडेंटिटी भी होनी चाहिए और साथ साथ में हिस्ट्री भी होनी चाहिए। अब अगर हिस्ट्री होगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। क्यों फायदा रहेगा? क्योंकि लोगों को एक कॉमन फीलिंग आएगी कि हाँ, हम आपस में पूरी तरीके से जुड़े हो। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो चाहे एंशिएंट टाइम हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एक कॉमन हमारी हिस्ट्री रही, या फिर अगर मैं मुगल टाइम्स की बात करूं तो कॉमन हिस्ट्री रही है, अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं, ब्रिटिशर्स की बात करूं तो हमें कॉमन हिस्ट्री देखने को मिलेगी। यानी हमारी कॉमन हिस्ट्री पूरी तरीके से है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पिछले वाली क्लास के अंदर, क्लास 9 के अंदर, आपने ये नेशनलिज्म वाला चैप्टर जो है वो बिल्कुल पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा? क्लास 9 के अंदर आपने रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है यूरोप के ऊपर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो मोनार्कियल सिस्टम था वो पूरी तरीके से खत्म हुआ, और मोनार्कियल सिस्टम खत्म होने की वजह से अब नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो और ज्यादा बढ़ा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से बढ़ा। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। नेशनलिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द 1798। ये वो टाइम था जब लुई 16 को हमें देखने को मिलता है कि एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने बहुत बड़ा रिवोल्ट किया, और रिवोल्ट करके लुई 16 को जो किंग का टाइटल था उससे पूरी तरीके से हटा दिया। अब ये वो टाइम था जब हमें देखने को मिला कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की एक ऐसी मोनार्की जिसके अंदर क्या है, मिलिट्री रूल के तरीके से एस्टेब्लिश्ड हो, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो, एक्सप्लॉइटेशन पूरा करते हो, और सेंट्रलिस्टिक टेंडेंसीज उसके अंदर देखने को मिली। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की ने पूरे के पूरे टेरिटोरियल स्टेट के ऊपर कब्जा कर रखा था। अब उस टेरिटोरियल स्टेट के ऊपर कब्जा टूटा कैसे? कब्जा टूटा जब मोनार्कियल सिस्टम खत्म हुआ और सारी की सारी पावर आई फ्रेंच नेशनल्स के पास में, सामान्य लोगों के पास में, और उससे फायदा यह हुआ कि सोवरेनिटी अब एक राजा से पूरी तरीके से चली गई थी लोगों के पास में। इस पूरे के पूरे पॉइंट को फ्लो चार्ट से देखो। जो मोनार्कियल सिस्टम था उसके अंदर हमें एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला था। एक्सप्लॉइटेशन की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। लोगों ने क्या किया? लोगों ने रिवोल्ट किया। अब जैसे ही रिवोल्ट होता है तो हमें देखने को मिलता है कि मोनार्कियल सिस्टम खत्म होता है और जो सोवरेनिटी है वो पूरी तरीके से चली जाती है फ्रेंच सिटीजन्स के पास। यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है
वो पूरा का पूरा फ्रेंच सिटीजन्स के पास में चला जाता है। ट्रांसफर ऑफ पावर पूरा का पूरा फ्रेंच सिटीजन्स के पास में चला जाता है। ये पॉइंट हमें देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फ्रेंच नेशनल्स थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया जिससे सारे के सारे लोगों के अंदर नेशनलिज्म आए। क्योंकि नेशनलिज्म कोई एक ऐसी फीलिंग नहीं है जो किसी के अंदर कैसे भी डाल सके, वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो एक तरीका है, एक मेजर्स है जिससे लोग नेशनलिज्म को पूरी तरीके से बढ़ा सकते होंगे। हमें यहां पर देखने को मिलेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंप्लीमेंटेड मेजर्स टू फॉस्टर द कलेक्टिव आइडेंटिटी। पहले इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के तौर पर समझाता हूं, फिर एक एक पॉइंट को तुम्हें बताता चलूंगा। देखो, यहां पर हमें देखने को मिला कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 के अंदर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अब जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका ये फोकस था कि नेशनलिज्म जो था वो पूरी तरीके से बढ़ाए। नेशनलिज्म जो था वो पूरी तरीके से बढ़ाए। अब नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए क्या किया? नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। नेशनलिज्म अगर आपको बढ़ाना है तो कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए। ये मेजर्स थे क्या? मेजर्स ऐसे मेजर थे जिससे कलेक्टिव आइडेंटिटी जो थी वो फ्रेंच नेशनल्स के बीच में आ सके। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो थी वो फ्रेंच नेशनल्स के बीच में आ सके। अब मैंने आपको ये बताया था कि नेशन स्टेट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। फ्रेंच नेशनल्स की कॉमन हिस्ट्री तो थी, लेकिन कॉमन आइडेंटिटी होना वो बहुत ज्यादा जरूरी था। कॉमन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सारे के सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने लोगों के लिए एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से बनाया। जैसे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने जो इंपॉर्टेंट मार्टियर्स थे उनको कमेमोरेट किया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आए वेट्स और मेजर्स का, उन्होंने कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी, उन्होंने कस्टम ड्यूटीज को यूनिफॉर्म करने की कोशिश करी, जिससे फ्रेंच एज ए नेशन जो है वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली तौर पर यूनिफाइड हो सके। तो देखते हैं एक एक मेजर कौन कौन से थे। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ला पेट्रे और ले सिटेन का। अब ये ला पेट्रे क्या है? ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फादरलैंड। एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फादरलैंड। और ला सिटेन का कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है सिटीजन। ला सिटीजन, ठीक है, यानी एक लोग, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर आप कहो कि मैं इस कंट्री का एक नागरिक हूं, सिटीजन हूं, वो अपने आप में अलग होगा, वो आपको एक आइडेंटिटी के तौर पर देखा जाएगा। उसी तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने फादरलैंड और सिटीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इसी के साथ साथ में उन्होंने एक नया फ्लैग जो था उसको इंट्रोड्यूस करा, उसको अडॉप्ट किया। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने ये बात सोची कि क्योंकि अगर मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो चुका है तो मोनार्की को सिंबलाइज करने वाली जितनी भी चीजें थी उनको खत्म हो जाना चाहिए। और मोनार्की को सिंबलाइज करने वाली चीज थी राजा का फ्लैग, उस किंग का फ्लैग। तो उस किंग के फ्लैग को खत्म किया और उसकी जगह ट्राई कलर जो था वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश किया। हमें देखने को मिलता है स्टेट जनरल और नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल और नेशनल असेंबली दोनों बड़ी अलग चीजें हैं। पहले स्टेट जनरल एज एन कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के तौर पर काम करता था, पर अब नेशनल असेंबली जो थी वो पूरी तरीके से आई। अब इससे फर्क क्या पड़ा कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर था वो स्टेट जनरल जो सिंबलाइज कर रही थी मोनार्की को, उससे किसकी तरफ चला गया? उससे नेशनल असेंबली की तरफ पूरी तरीके से चला गया। तो सोचो कितना बड़ा मेजर चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज जो था हमें देखने को मिला। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि उन्होंने कई तरीके की पैट्रियोटिक हेम्स बनाई। अब इससे फायदा क्या हुआ? आपने एक चीज देखा होगा कि जब 15 अगस्त होता है तो लोग काफी सारे गाने गाते हैं, देशभक्ति के गाने गाते हैं, और वो जो गाने होते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमें लगता है कि हाँ, इससे नेशनलिज्म की भावना जो है वो बढ़ती है, जैसे चक दे इंडिया। वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने भी इस तरीके के काफी सारे गाने गाए जिससे लोग जो है वो इंटीग्रेट हो सके। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि ओथ एडमिनिस्टर की गई और मार्टियर्स को कमेमोरेट किया गया, क्योंकि अगर मार्टियर्स को कमेमोरेट करेंगे जिससे उन लोगों को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, तो लोगों का एक फीलिंग जो है, एक इमोशन जो है वो पूरी तरीके से जुड़ सकेगा फ्रेंच एज ए नेशन के तौर पर। हमें देखने को मिलता है कि एक एस्टेब्लिश सिस्टम किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तौर पे। देखो, किसी भी कंट्री के अंदर यूनिफिकेशन तभी हो सकता है जब कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर लास्ट वाला पार्ट केरला हो, दोनों के अंदर आपको एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलेगा। और इस कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से फायदा क्या होगा? कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से सारे के सारे लोगों को पता है कि इंडिया की जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है उसके अंदर एक ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो कंट्री की जो नेशन है, कंट्री एज ए नेशन जो है वो और ज्यादा प्रॉस्परस तौर पर बढ़ पाएगा। एक और पॉइंट देखने को मिलता है कि यूनिफॉर्म लॉज जो है वो लेकर आए गए सिटीजन के तौर पे। यूनिफॉर्म लॉज जो है वो लेकर आए गए सिटीजन के तौर पे। अब इससे फायदा एक और मिला हमें, इससे फायदा हमें ये मिला कि सारे के सारे लोगों के लिए
कॉमन लॉज आएंगे। कॉमन लॉज आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई कंट्री का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल एक है, और उससे ऑटोमेटिकली यूनिफिकेशन और इंटीग्रेशन जो है वो कंट्री का अपने आप में हो गई। अब आप सोचो, इंडिया के सारे ट्रेड्स हमें कॉमन देखने को मिलेगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने एक और इंटरेस्टिंग काम किया, उन्होंने दे अबॉलिश द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। अब इससे फायदा क्या हुआ? अगर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हट जाएगी तो कंट्री का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। आप खुद ही सोचो, जैसे आज के तौर पर हम कहते हैं तो हमारे यहां पर जीएसटी है। अब जीएसटी से फायदा क्या होता है कि भाई एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम हो गया। उससे फायदा ये हुआ कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर जब हम टैक्स लॉज की बात करते हैं तो एक कॉमननेस देखने को मिली। सेम टू सेम चीजें ये करी कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, फ्रेंच रीजन की अगर बात करता हूं तो एक जगह से दूसरी जगह जब सामान ले जाया जाता था, गुड्स ले जाए जाते थे, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि हर एक रीजन की एक स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी थी। फायदा ये हुआ कि सारी कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया। इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि इंप्लीमेंट द स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। अब उससे फायदा क्या हुआ कि हर जगह पर एक कॉमन वेट और मेजरिंग सिस्टम हुआ, जिससे फायदा ये हुआ कि सारे लोगों को पता चल चुका था कि अगर कॉमन वेट और मेजर होगा तो इकोनॉमी अपने आप ही ग्रो करेगी, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो है, कैलकुलेशन एरर जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। हमें देखने को मिला कि दे एनकरेज द यूज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड डिस्करेज द रीजनल डायलेक्ट्स। किसी भी कंट्री का इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो जाता है अगर कॉमन लैंग्वेज हो। अगर आप यूरोप की बात करो तो यूरोप के अंदर जर्मनी वाले एरिया के अंदर जर्मन बोल रहे हैं, पोलैंड वाले एरिया के अंदर पॉलिश बोल रहे हैं, फ्रांस वाले रीजन के अंदर फ्रेंच बोल रहे हैं, इंग्लैंड वाले रीजन के अंदर इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इससे फायदा ये हो रहा है कि हर कंट्री अपनी एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के तौर पर रिप्रेजेंट हो रही है। सेम टू सेम ये हुआ कि जो लोकल डायलेक्ट्स थे उनको तो बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया, जिससे फ्रेंच एज एन लैंग्वेज जो है वो पूरी तरीके से बढ़ सके। अब इससे फायदा ये हुआ कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो दूसरे एरियाज में भी फैलने वाला था। दूसरे एरियाज में कैसे फैलने वाला था, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ये सारी की सारी नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज जो थी, सारा का सारा नेशनलिज्म जो था वो फ्रांस के अंदर पूरी तरीके से फैलाया, तो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर इफेक्ट हुआ, पूरी के पूरे यूरोप के ऊपर इफेक्ट हुआ। और अब फायदा क्या होगा कि ये जो फ्रेंच नेशनलिज्म था, या फिर मैं कह सकता हूं एक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे यूरोप के अंदर फैलाएगा। और फ्रांस एज एन कंट्री जो है वो इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेगा कि भाई टेंशन मत लो, मैं जो है वो पूरा का पूरे यूरोप को नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज से भर दूंगा। ऐसा कैसा सेम सिस्टम हुआ यूरोप के अंदर काफी सारी कंट्रीज में। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, आइडिया ऑफ फ्रेंच नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो फ्रेंच नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर है। हुआ एक्चुअली में क्या, फ्रांस मिशन इज टू लिबरेट द यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब हो गया कि अब जो किंग का एब्सोल्यूट मोनार्कियल सिस्टम है, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और फ्रांस के अंदर जैसे एक तरीके का नेशनलिज्म है, एक सोशल डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश करने की बातें की गई, वो पूरी तरीके से अब यूरोप के अंदर भी पूरी तरीके से फैल रखी थी। वो इस फ्लो चार्ट से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि फ्रेंच नेशनलिज्म जो था वो फैला, किसकी वजह से फैला? हमें देखने को मिलता है एजुकेटेड मिडिल क्लास और स्टूडेंट की वजह से। अगर आप किसी भी कंट्री की बात करो ना, तो कोई भी रिवॉल्यूशन, कोई भी नेशनलिज्म जो था वो एक ही तरीके से फैल सकता है। कैसे फैल सकता है? जब उसका एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो रिवोल्ट है, या मैं इंडिया का नेशनलिज्म का जो नेशनल मूवमेंट की बात करता हूं, उसके अंदर एजुकेटेड मिडिल क्लास का बड़ा रोल होता है। किसी भी रिवॉल्यूशन के अंदर एजुकेटेड मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस वजह से एजुकेटेड मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स ने मिलकर जैकोबियन क्लब्स बनाए। ये जैकोबियन क्लब्स अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बड़े फेमस थे। उन्होंने फ्रेंच नेशनलिज्म का, लिबरलिज्म का जो आइडिया था वो अलग अलग एरियाज के अंदर फैलाया, उससे बहुत फायदा मिला। इन सारी की सारी चीजों को फ्लो चार्ट से समझो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इनसे क्वेश्चन 100% पूछता है। कैसे? हमने यहां पर देखा कि फ्रेंच नेशनलिज्म फैला एजुकेटेड मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स की वजह से। अब ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे और साथ साथ में स्टूडेंट्स थे, ये जैकोबिन क्लब्स के तौर पर बने। जैकोबिन क्लब्स की एक्टिविटीज की वजह से हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिली। इससे जो फ्रेंच मिलिट्री थी वो पूरे की पूरी यूरोप के अंदर फैल चुकी थी, यानी फ्रेंच मिलिट्री को एक पाथ मिल गया था। क्या मिल गया था भैया? एक पाथ मिल गया था, जिससे वो पूरे के पूरे एज इन यूरोप के अंदर फैल सके। अब उनको जब पाथ मिल गया तो फ्रेंच मिलिट्री दूसरे एरियाज में जाएगी। आप खुद ही सोचो, आज किसी भी कंट्री की आर्मी जो है वो किसी दूसरी कंट्री में जाएगी तो वो दूसरी कंट्री किसी भी हालत में जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये एक तरीके का इंटरफेरेंस है, उसकी सोवरेनिटी खराब हो रही है। लेकिन यूरोप के अंदर फायदा ये पहुंचा कि फ्रेंच नेशनलिस्टिक आइडिया की वजह से फ्रेंच आर्मी को रास्ता मिल गया, पाथ मिल गया, जिससे वो और दूसरी कंट्रीज के अंदर जाके नेशनलिज्म फैला सके। इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इटली के अंदर
फ्रेंच नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा था और इससे हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो था वो फ्रांस के बॉर्डर के अलावा और दूसरे एरियाज के अंदर भी पूरी तरीके से फैल चुका था। अब उसके फैलने की वजह से क्या हुआ, उसके फैलने की वजह से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जो फ्रेंच नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज थी अब वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे पूरी की पूरी यूरोप के अंदर फैल रही थी और फ्रेंच आर्मी ने प्रोपागेशन किया कि नेशनलिज्म ऐसे होना चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऐसे होनी चाहिए, तुम लोग जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो, तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तुम्हारा जो मोनार्कियल सिस्टम है वो पूरी तरीके से खराब है। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए होना क्या चाहिए, रिवॉल्यूशनरी वॉर्स। और उस फ्रेंच प्रोपगेशन की वजह से रिवॉल्यूशनरी वॉर हुई। ये रिवॉल्यूशनरी वॉर अलग अलग एरियाज के अंदर हुई, लोकल हेल्प की वजह से हुई, फ्रेंच आर्मीज की वजह से हुई, जिससे पूरा का पूरा यूरोप जो था अब वो चेंज होने वाला था। कैसे चेंज होने वाला था, पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली चेंज होने वाला था। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलती है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जैकोबिन क्लब्स की एक्टिविटीज क्या क्या थी, और इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि फ्रेंच नेशनलिज्म ने बढ़ावा कैसे दिया और फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी के मेजर्स को इंप्लीमेंट किया। सो हम ये जान चुके हैं कि जैकोबियन क्लब की एक्टिविटीज से कैसे रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुई, और इन द एंड हमें लर्निंग आउटकम जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी। सो लेट्स टॉक अबाउट लर्निंग आउटकम, व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस पार्ट, हाउ द रिवॉल्यूशन अफेक्टेड द होल यूरोप। इस पूरे की पूरे रेवोल्यूशन ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी की पूरी यूरोप को चेंज कैसे किया, ये अपने आप में बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। तो चेंज कैसे किया, चेंज ऐसे किया कि कलेक्टिव आइडेंटिटी आई, फ्रेंच आर्मीज को एक रास्ता मिल गया जिससे वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाए, और यूरोप की जो नेशनलिज्म था वो बढ़ा और पूरी तरीके से चेंज भी हो। अगले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या प्रॉस हुए, क्या कॉन्स हुए, पर आज की बात यहीं तक। पर इस पूरी की पूरी सेशन को खत्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वॉज पेंटेड बाय। ये एक पेंटिंग है, मैंने आपको बताया था कि 1848 के अंदर 4 पेंटिंग्स बनाई गई। उन 4 पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग ये थी। अभी किसने बनाई, 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते। सबसे पहले नेपोलियन अपने आप में एम्परर था, वो पेंटिंग कहां से बनाएगा, तो ये हट गया। ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट रेनन। ये अपने आप में पूरी तरीके से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नेशनलिज्म जो था वो अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसने दिया था। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जरूर इसने दिया था, लेकिन इसने ऐसी कोई पेंटिंग नहीं बनाई थी। फ्रेडरिक सोर्यू बिल्कुल ठीक होगा, जिसने 1848 के अंदर अपने यूटोपियन विजन को दिखाने के लिए पेंटिंग बनाई थी। यूटोपियन विजन के लिए दिखाने के लिए पेंटिंग बनाई थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पेट्रे एंड ले सिटोयन। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखो, मैं ला पेट्रे और ला सिटोयन की अगर बात करता हूं तो मुझे यहां पर देखने को मिलता है ये ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, जिससे पूरे के पूरे फ्रेंच नेशनल्स के बीच में एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लाना चाहते थे। उनके लिए मैं कह सकता हूं कि कलेक्टिव आइडेंटिटी लाना चाहते थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी लेकर आना चाहते थे। दैट इज वेदर ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ठीक है, ट्रू, दैट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, कोई डाउट नहीं। अब फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम के अंदर आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। A vision of society that is so ideal that is unlikely to actually exist is called as, मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, बड़ा फनी वर्ड है, कपोल कल्पना, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। क्या देखने को मिलेगा, एक विजन ऑफ सोसाइटी जो कि हमें एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जा रहा है, तो वो क्या है, वो है यूटोपिया। यूटोपिया, या फिर हम कह सकते हैं यूटोपियन स्टेट। So that is all about. Hope you like this session. Thank you so much. Thank you.